हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं आपके सामने हमारी जो सीरीज है, आप सभी को पता है कि मल्टीविटामिन सीरीज जो चल रही थी उसका क्लास थर्ड लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आप सभी को पता है इस सीरीज में क्या पढ़ते हैं अपन। इस सीरीज के अपन 4 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर वाला जो एक टॉपिक होता है जो चर्चा वाला, उसके बाद ज्योग्राफी राजस्थान की, फिर राजस्थान हिस्ट्री, फिर राजस्थान आर्ट और कल्चर पढ़ते हैं। तो इस सीरीज में आपको एग्जाम्स के अंदर जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उसमें हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पहली स्लाइड में क्या है, तो ये पहली स्लाइड आपके सामने, ये राजस्थान करंट अफेयर से लिया मैंने, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर, ठीक है। तो राजस्थान करंट अफेयर में क्या है कि ट्रेवल सर्विस देने वाली कंपनी ट्रिप एडवाइजर के मुताबिक राजस्थान के जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस दुनिया का सबसे पसंदीदा होटल चुना गया है, ठीक है। कौन सा भाई? जयपुर में स्थित रामबाग पैलेस जो कि दुनिया का सबसे पसंदीदा होटल चुना गया है। इस सूची के अंदर कुल कितने होटल शामिल थे? तो 37 यानी 37 होटल शामिल थे। कितने? 37 शामिल किए गए थे। इनमें से पहला स्थान जो है रामबाग पैलेस को मिला है। किसको मिला है भाई? रामबाग पैलेस को, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू सवाल छपेगा। इसको अपने नोट्स में भी याद कर लो। अगर नोट्स में आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो आपने दिमाग में फीड कर लो सीधा सा। एग्जाम में बैठते कुर्सी के ऊपर आपको याद आना चाहिए भाई रामबाग पैलेस जो कि सर ने पढ़ाया था कौन से स्थान पे था? 1 नंबर पे था। ये होटल करीब 190 साल पुराना है, ठीक है। और उस वक्त ये राजघराने का महल हुआ करता था। और उसके बाद दूसरे स्थान की अपन बात कर लेते तो मालदीव का जो बोलीफुसी द्वीप है उस पर स्थित ओजोन रिजर्व बोलीफुसी होटल, इसको दूसरा रैंक मिला, ठीक है। तीसरे स्थान की बात कर लेते तो ब्राजील का जो ग्रामोदो स्थित होटल कोलिन डी फ्रांस तीसरे स्थान के ऊपर है। लेकिन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता चुका हूं, होटल रामबाग पैलेस जो कि फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो देखो आज जो राजस्थान ज्योग्राफी से मैं आपके लिए लाया हूँ जिला शुभंकर लाया हूँ। हर मतलब अपने राजस्थान के 33 जिले, वर्तमान में 50 होने वाले हैं लेकिन हुए नहीं अभी तक, तो 33 ही जिले। तो 33 जिलों के जो शुभंकर है वो आपके सामने लाया हूँ। और 50 होने के बाद 17 जिलों के शुभंकर आपको और नए मिल जाएंगे, यानी आपके लिए ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो बढ़ने वाला। तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि ज्योग्राफी में काफी फेरबदल भी होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले जिला शुभंकर, अजमेर जिले का जो जिला शुभंकर वो खरमोर है, ठीक है। ये आपको याद रखना। अलवर का सांबर हो जाएगा, बांसवाड़ा का जलपीपी हो जाएगा, बारा का मगरमच्छ हो जाएगा, बाड़मेर का मरु लोमड़ी और स्थानीय भाषा में उसे लौकी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर का सारस हो जाएगा, भीलवाड़ा का मोर हो जाएगा, बीकानेर का बट तितर और बूंदी का सुरखाब और चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। इसके अंदर देखो जो हार्ड है ना, जो एग्जाम में बनते हैं, जो जो एग्जाम में बनने वाले हैं, तो एक तो बांसवाड़ा का याद करो आप, बांसवाड़ा का जलपीपी बिल्कुल नया। दूसरा बूंदी का सुरखाब, ये भी बिल्कुल नया। वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन देगा, एक तरफ आपको जिले की सूची दे देगा, एक तरफ आपको जिले के शुभंकर के नाम लिख देगा, फिर आपको सुमेलित करने पड़ेगा। उसमें वो कुछ जिले ऐसे छाटेगा जो आपको याद नहीं है। जो याद होता है एग्जाम में वो तो वैसे भी नहीं आता, आपको पता है। अगर वो आ जाता तो फिर सभी सिलेक्शन ले लेते। वही आता है जो रियर केस में अपने को याद रहता है। तो एक तो बूंदी का सुरखाब जरूर याद करें, दूसरा बांसवाड़ा का जल पिपी याद करें। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चूरू का कृष्ण मर्ग, ठीक है, चूरू का जो कृष्ण मर्ग हो जाएगा, दौसा का खरगोश हो जाएगा, धौलपुर का पंचीरा, ये आप जरूर याद करें। ये बहुत कम बच्चों को याद होगा कि धौलपुर का पंचीरा, जिसे इंग्लिश में इंडियन स्क्रीमर्स के नाम से जाना जाता है। अब वो इंग्लिश के अंदर आपको नाम दे देगा तो आप कहोगे यार ये तो पढ़ा हुआ ही नहीं मेरा कि इंडियन स्क्रीमर कौन सा जिले का शुभंकर है। तो ये धौलपुर का, ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर का जांगिल हो जाएगा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, जयपुर का चित्तल हो जाएगा, जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का कौन सा हो जाएगा? गोडावण हो जाएगा, ठीक है। और गोडावण की मैं बात कर लूं तो गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, आप बता सकते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अभी तो मैं बता देता हूं। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ये जो गोडावण का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और गोडावण कहाँ पाया जाता है? देखो गोडावण ज्यादातर 3 जगह राजस्थान में मिलता है अपने को। एक तो सोरसेन बारा के अंदर मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है? सोरसेन बारा, ठीक है। दूसरा आपको जो मिलता है सौखलिया अजमेर, कहाँ मिलता है भाई? सौखलिया अजमेर के अंदर, ठीक है। और तीसरा आपको जो मिलता है वो जैसलमेर का जो मरु उद्यान है उसके अंदर आपको गोडावण मिलता है। तो ये 3 जगह होगी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, जालोर का भालू आप सभी जानते हो बहुत आसान है, झालावाड़ का गागरो नहीं तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, झुंझुनू का काला तितर। इसके अंदर जो याद नहीं होने वाला, जो एग्जाम में बनने वाला है, तो ये धौलपुर वाला जरूर याद करना, दूसरा आपका हनुमानगढ़ का जो छोटा किलकिल है ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो झुंझुनू का काला तितर भी देख ही लेना, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एग्जाम में बनने लायक है। ये छोटा किलकिल और धौलपुर का पंछीरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो जब भी मेरी क्लास देखते हो तो अपने नोट्स यानी पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करो, आपको जो नई चीज लगती है जो एग्जाम में आने वाली होती है ना उसको अपने नोट्स में जरूर ऐड किया करो, ठीक है। और जब मेरी क्लासें हो जाएगी लगभग 50 से 60 क्लासें हो जाएगी, वाकई में मैं आपको बताऊंगा कि सारा जो मैटर है ना इसी क्लास में से बनेगा, क्योंकि मैं जो वही टॉपिक लाता हूँ जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या आने वाले जो एग्जाम के अंदर जो सवाल बनने वाला होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है, जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सेशन जरूर शेयर करना, अपने भाई अपनी बहन जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से उनको जरूर शेयर करना, और इस क्लास के आप नोट्स जरूर बनाना। जब भी मैं क्लास लेकर आता हूँ पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर का कुरंजा ये आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत आपको है नहीं है, ठीक है। हाल ही के अंदर खिंचन जो है, कुरंजा आता कहा जोधपुर में, खिंचन नामक पैलेस पे आता है। खिंचन को हाल ही के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व में भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा खिंचन जोधपुर को कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल कर लिया गया, जो कि मैं पहली वाली मेरी जो क्लास है उसमें अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको अगर राजस्थान में अब कितने वर्तमान के अंदर कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको याद नहीं हो तो मेरी क्लास जो पहली वाली क्लास है ना उसमें जाके देखना, आपको पता पड़ जाएंगे कितने, और ये सवाल बनेगा आपका, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम एसआई वाला एग्जाम आ रहा, आरएस प्री वाला एग्जाम आ रहा, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम आ रहा, एलडीसी वाला एग्जाम आ रहा, तो एग्जामिनर सवाल कहां से बनाएगा, यही से बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करौली का घड़ियाल हो जाएगा, कोटा का ऊद बिलाव, नागौर का राजहंस। अब देखो नागौर का राजहंस और टोक का हंस, ये यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर एक तो टोक वाला हंस और नागौर का राजहंस जो याद ही नहीं होता। तो नागौर में देखो नागौर है, बड़ा है ना टोक से, तो राजहंस भी बड़ा है, 4 शब्द है ना राजहंस, और टोक में हंस, टोक भी 2 हंस भी 2, तो आपको ये आसानी से याद रह जाएगा। ये कंफ्यूजन हुआ होता है जब एक राजहंस एक हंस दिया हुआ, नागौर और टोक दोनों ऑप्शन दे दिया तो बच्चा के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अच्छे से याद नहीं होता। और एग्जाम का जो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है तो वैसे कंफ्यूजन वाले होता है, 3 घंटे ये भी आता है वो भी आता है, ये पढ़ के आया लेकिन कंफर्म नहीं है, पढ़ के आया लेकिन कंफर्म नहीं है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अच्छे से आप याद कर ले, टोक छोटा तो हंस भी छोटा, और नागौर बड़ा तो राजहंस भी बड़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पाली का तेंदुआ लेपर्ड हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़ की उड़न गिलेरी, और राजसमंद का भेड़िया हो जाएगा, सवाईमाधोपुर का बाघ हो जाएगा, श्री गंगानगर का चिंकारा, श्री गंगानगर का क्या हो जाएगा चिंकारा, ठीक है। नेक्स्ट सीकर का शाहीन हो जाएगा, और सिरोही का जंगली मुर्गा हो जाएगा, टोक का हंस हो गया, और जो उदयपुर का अपना कब्र बिच्छू हो जाएगा। इसके अंदर देखो जो याद करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि एग्जाम में बनने के ज्यादा चांस होते हैं, या तो आपका सीधा वन लीनर यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या सुमेलित करने वाले में पूछेगा। तो एक तो आपको ये याद रखना कोटा का ऊद बिलाव, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना सीकर का शाहीन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रियर केस में मैंने तो शाहीन देखा भी नहीं है, देखूंगा मैं जरूर गूगल पे सर्च करके, आप भी देखना शाहीन कैसा होता है, ठीक है। और सिरोही का जंगली मुर्गा हो जाएगा, टोक का हंस है, उदयपुर का कब्र बिच्छू, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। ये तो बना हुआ भी एग्जाम में सीधा ही फैक्ट पूछा था कि उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है, तो वो कब्र बिच्छू है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अब अपन राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट पढ़ने वाला है। राजस्थान हिस्ट्री में मैं आपके लिए आज जो है इंपॉर्टेंट जो युद्ध है वो आपके लिए लाया हूं, ठीक है। अब एग्जामिनर का जो माइंड सेटअप है थोड़ा चेंज हो गया, वो इजी युद्ध नहीं पूछता आपको, हल्दीघाटी का युद्ध नहीं पूछेगा, खानवा का युद्ध नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो सभी को याद हो गया, क्योंकि बार बार यही से सवाल उठता है तो सभी ने रट लिए। अब वो ऐसे युद्ध पूछता है जो आपके बहुत कम पढ़े हुए होते हैं या बहुत कम देखे हुए होते हैं, उन्हीं में से आपका सवाल बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चेलावास का युद्ध। देखो ये चेलावास का जो युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 1857 की क्रांति के दौरान हुआ था, ठीक है। इससे पहले एक युद्ध हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके अंदर जो मारवाड़ की सेनापति, मारवाड़ राज्य के जो शासक थे उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था, तो मारवाड़ की सेना का जो नेतृत्व किया था बिथोड़ा के युद्ध के अंदर हितकोट ने किया था, ठीक है। और मारवाड़ का जो सेनापति था ओनार सिंह, ठीक है। तो बिथोड़ा के युद्ध के अंदर जो मारा गया था वो अनार सिंह, एग्जाम में पूछा, आरपीएससी ने पूछा था, उसका ओनार सिंह नाम ना देके अनार सिंह दिया था, तो अनार सिंह मारा गया था। ये पूछा था कि बिथोड़ा के युद्ध के दौरान मारवाड़ का कौन सा सेनापति मारा गया, तो उसका नाम था अनार सिंह। और चेलावास के युद्ध की बात कर ले तो चेलावास युद्ध जो है ये जो हुआ था 8 सितंबर को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। और इसके 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है।
और इसके अंदर क्या हुआ था भाई, चेलावास नामक स्थान पर क्रांतिकारी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्रांतिकारी कुशाल सिंह का नेतृत्व में क्रांतिकारी विजयी रहे थे, यानी क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। इस युद्ध में मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन मारा गया था। ठीक है, आपको याद रखना कि बिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया, अनार सिंह मारा गया। चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया, मैक मोशन मारा गया। ठीक है, और इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा हुआ है कि काला गोरा का युद्ध किसे कहा जाता है, तो चेलावास के युद्ध को काला गोरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, गिंगोली का युद्ध, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल, गिंगोली का युद्ध ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। आरएसएस भी तो इस क्वेश्चन का दीवाना है। आरएसएस भी बोर्ड इसको लगभग 3 से 4 बार पूछ लिया गया इसके द्वारा। ठीक है, तो सन 1807 में नागौर जिले में परबत्सर के पास गिंगोली नामक स्थान पर, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गिंगोली कौन से जिले में है, तो ये परबत्सर नागौर जिले में पड़ता है। ठीक है, स्थान पर हुए इस युद्ध में जयपुर का शासक जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी की संयुक्त सेना थी। अमीर खां पिंडारी कहाँ का शासक था, तो आपको याद रखना ये टोक का शासक था। कहाँ का शासक था भाई, टोक का शासक था। जयपुर के शासक जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी की संयुक्त सेना ने जोधपुर के शासक मान सिंह को हराया था। किसको हराया था, ये आपको याद रखना, जोधपुर के जो शासक है मान सिंह को पराजित किया था। और ये युद्ध का जो कारण था वो राजकुमारी कर्षणा कुमारी के विवाह को लेकर हुआ था। ठीक है, और ये राजकुमारी कर्षणा कुमारी है ना, किनकी पुत्री थी, ये सवाल एग्जाम में पूछा। तो ये राणा भीम सिंह की पुत्री थी, राणा भीम सिंह की पुत्री थी, आपको याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा इतना सा, आपको ज्यादा मैटर नहीं लाया हूं, खास खास जो कि एग्जाम में बनने वाले वही आपके लिए लाया हूं मैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। बंटवाड़ा का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, ये तिथि पूछी गई है। ठीक है, आपको याद रखनी है 1761 के अंदर बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। ये आरएसएस बोर्ड द्वारा ये पूछा हुआ सवाल है, ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भी है। क्या था बंटवाड़ा का युद्ध, उसमें देख लेते। बंटवाड़ा का युद्ध सन 1761 में रणथंभौर दुर्ग पर आधिपत्य को लेकर जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम और कोटा के शासक शत्रुसाल के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें कोटा के शासक शत्रुसाल विजयी रहा। ठीक है, जीत किसको हासिल हुई थी भी, शत्रुसाल को हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो जो जयपुर का कौन सा शासक था, माधो सिंह प्रथम, और कोटा का जो शासक था वो शत्रुसाल था। कौन था, शत्रुसाल। इस युद्ध में कोटा राज्य के सेनापति कौन थे भाई, जाला जालम सिंह थे। कौन थे, जाला जालिम सिंह। एक बार आरएसएस बोर्ड ने ये सवाल पूछ लिया। तो सवाल क्या पूछा था, देखो मैं आपको बताता हूं कि जाला जालिम सिंह कौन है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा था, कोटा का शासक, कोटा का सेनापति, कोटा का राजा, और एक ऑप्शन और था जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो है देखो, सब बच्चे जो क्या करके आए थे कि कोटा का शासक है, नहीं कोटा का शासक नहीं था, ये कोटा का सेनापति था। कौन था भाई, सेनापति था। इसको प्रशासन दिया हुआ था। ठीक है, प्रशासन के जो देख रेख है वो इनके हवाले थी, तो ये सेनापति थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हरमाड़ा का युद्ध, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा, आरपीएससी ने पूछा था। इसको सेकंड ग्रेड का एग्जाम था शायद, मुझे जहां तक याद है तो उसी में आया था कि हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। ठीक है, तो हरमाड़ा का जो युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1557 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1557 में हुआ था। जयपुर के पास स्थित हरमाड़ा का मैदान मारवाड़ के शासक मालदेव और अजमेर के पठान सेना नायक हाजी खां की संयुक्त सेना ने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह और मेड़ता के जयमल राठौड़ की सेनाओं को हराकर मेड़ता पर पुनः अधिकार किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, किनके मध्य हुआ था, तो मैं एक बार वापस से बताता हूँ। मारवाड़ का शासक मालदेव एक तरफ और प्लस अजमेर के जो पठान सेनानायक हाजी खां थे उनकी संयुक्त सेना थी। एक तरफ मेवाड़ के उदय सिंह और मेड़ता के जयमल राठौड़ की सेनाओं को हराकर मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस इसकी तिथि आपको जरूर याद रखनी है, किसके मध्य हुआ ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध, ये तो आरपीएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है और राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड का भी फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार तो इसकी मतलब आपको साल पूछ लिया जाता कि कब लड़ा गया, कई बार आपको मंथ भी पूछ लिया जाता कि कौन से मंथ में लड़ा गया, और एक बार तो पूरी तिथि के साथ ही आया था। दिन भी बताओ, महीना भी बताओ और साल भी बताओ। तो मैं आपको बता देता हूँ गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो ये बिल्कुल 1544 तो आप मेरे सामने लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एक्चुअल जो इसकी डेट थी तो 5 जनवरी यानी 5 जैन
1544 को लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, ये सवाल हूबहू एग्जाम में छपा हुआ कि कब लड़ा गया, 5 जनवरी 1544। हत्ता कि मुझे पता है कि तिथि याद करने में थोड़ी दिक्कतें होती है, थोड़ी परेशानी का सामना होता है, लेकिन कुछ एक तिथि ऐसी होती है जिन्हें याद करना चाहिए, जो एग्जाम में अक्सर आती रहती है। तो उनके पास की तिथि को आप याद करने का, देखो तिथि को याद करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो उसी टेबल के सामने एक पेपर लो और सारी तिथियां जो आपको याद नहीं हो रही उसको चिपका दो, रोज उसको देखते रहो। 1 महीने बाद आपको लगेगा कि यार मुझे सारी तिथियां याद हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट, मारवाड़ के शासक मालदेव और अफगान के शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा, जिसके अंदर जो विजय हुआ था शेरशाह सूरी की विजय हो गई थी। ठीक है, इस युद्ध में मालदेव की वीर सेना नायक जेता और कूपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। जेता और कूपा वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, जेता कूपा से मुझे याद आया कि देखो ये जो राजस्थान में सेनापति हुए ना, जैसे कि राणा उदय सिंह के जो सेनापति थे 1568 में जब अकबर ने आक्रमण किया तो कौन सेनापति थे ये आपको बताना, तो जयमल और फत्ता सिसोदिया थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो परमार्दी देव चंदेल, जो कि महोबा का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में, उसके अंदर जो परमार्दी देव के जो सेनापति थे आला और उदल था। ये भी सवाल आपको पूछा हुआ। इसके अलावा राणा रतन सिंह के सेनापति कौन थे 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो सेनापति कौन थे आप सभी जानते हैं, गोरा और बादल। कौन सेनापति थे भाई, गोरा और बादल। ठीक है, और जेता और कूपा आपका ये हो गया। इसके अलावा मैं एक और आपको रियर केस में बता देता हूँ, रणथंभौर के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो रणबीर देव चौहान के जो सेनापति थे धर्म सिंह और भीम सिंह थे। कौन थे भाई, धर्म सिंह और भीम सिंह। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जेता कूपा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। देखो इसका मैं पूरा अर्थ बताता हूं आपका। एक मुट्ठी भर बाजरे यानी मेवाड़ एक छोटा सा राज्य और भारत तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो मेवाड़ को जीतने के लिए अगर हार जाते तो पूरे हिंदुस्तान चला जाता हाथ से। इसलिए क्या कहा भाई, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसलिए कि भाई मारवाड़ को पाने के लिए, जो कि छोटा सा क्षेत्र है, उसको अगर उसी युद्ध में हार जाते तो पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत इनको खोनी पड़ती। तो ये जो सेंटेंस है ये यहाँ चरितार्थ होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। गिरी सुमेल नामक स्थान में वर्तमान पाली जिले में पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना, जैतारण पाली के अंदर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है, तो चित्तौड़गढ़ का किला। अब जो पढ़ने वाले अपन राजस्थान कला और संस्कृति, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक जो पार्ट है चित्तौड़गढ़ का किला, मैं आपके लिए लाया हूं, जो कि एग्जाम में अक्सर यहाँ से इसके इर्द गिर्द से सवाल पूछा जाता है। कभी इसके निर्माणकर्ता पूछ लिया जाता है, तो कभी चित्तौड़गढ़ किले की सरणी पूछ ली जाती है, कभी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो मंदिर है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर जो तालाब है उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम जो है चित्तौड़गढ़ किले का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाने वाला। क्लियर, तो चलते हैं फिर स्लाइड की ओर। चित्तौड़गढ़ का किला जिसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, गढ़ों का सिरमौर भी कहते हैं, और वीरता और शौर्य के क्रीड़ा स्थल भी कहते हैं, त्याग और बलिदान की पावन तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये दुर्ग जो है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे, ये सबसे पहला जो सवाल बनता है कि चित्तौड़गढ़ कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है, तो बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे पे बना हुआ है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला के एक विशाल पर्वत शिखर जो कि 1850 फीट ऊंचा है, या फीट है ध्यान रखना, मीटर मत कह देना, सही तो आप कहोगे कि भाई 1722 तो गुरु शिखर है, इससे भी ऊंचा हो जाएगा, ये फीट में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, पर बना हुआ है जिसे राजा चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, अब इसमें भी कंफ्यूजन है, आरपीएससी ने 2013 के अंदर जो पेपर हुआ था शायद, उसके अंदर ना दोनों ऑप्शन में दे दिया, एक तो चित्रांग भी ऑप्शन में दिया था, एक चित्रांगद भी दिया था, तो कौन सा ऑप्शन सही माना था, चित्रांग सही ऑप्शन माना था, आपको याद रखना चित्रांग। ठीक है, चित्रांग मौर्य ने इसको बनवाया था। इस दुर्ग की लंबाई की बात कर ले तो 8 किलोमीटर लंबा, चौड़ाई की बात करें तो 2 किलोमीटर है, और संपूर्ण व्यास की बात करें तो 16 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कितना लंबा चौड़ा, 16 किलोमीटर, आप जानते हो कितना लंबा चौड़ा हो गया, 16 किलोमीटर में इसका जो पूरा व्यास फैला हुआ है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले की आकृति वेल मछली के समान है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले को अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा कि वेल मछली है, जैसे समुद्र में वेल मछली तैरती है, उसी प्रकार की आकृति जो है चित्तौड़गढ़ किले की है। दिल्ली से मालवा गुजरात के जाने वाले मार्ग पर बना हुआ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ये सबसे बड़ा, ये भी आपको याद रखना कि सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है। अब लिविंग फोर्ट क्या होता है, यानी ऐसे किले जहां लोग निवास करते हैं उसे लिविंग फोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये
सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अब आपके मन में आता होगा कि सबसे बड़ा तो जैसलमेर है, नहीं, सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ है। पहले नंबर पे जैसलमेर है, पहले नंबर पे अपना चित्तौड़ हो जाएगा, दूसरे नंबर का जो लिविंग फोर्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा वो जैसलमेर यानी सोनारगढ़ का किला हो जाएगा अपना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जैसलमेर से याद आएगा, जैसलमेर दुर्ग क्यों फेमस है? 2.5 शाखों के लिए फेमस है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और जैसलमेर दुर्ग जो है 99 बुर्ज वाला दुर्ग है। और जैसलमेर जो दुर्ग है ना, उसकी एक खास बात आपको मैं बता देता हूँ, आपने कहीं सुना भी होगा कि जैसलमेर जो किला है ना, उसकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, और उस पे जो हर साल होती है, जो अपने गाय होती है उसके गाय का गोबर और उसके मूत्र से उसकी लिपाई की जाती है। जो आज भी वो जो छत बनी हुई है लकड़ी की ही बनी है। आपका अगर वहां जाना हो तो जरूर देख के आना आप। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का राज्य का सबसे विशाल दुर्ग है, यानी सबसे बड़ा जो दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चित्तौड़गढ़ है, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है, ठीक है, आपको याद रखना। और राजस्थान में कहावत कही जाती है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ठीक है। और ये कहावत किसने कही थी ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि अबुल फजल का ये कथन था कि भाई गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कि इतनी सुंदरता, इतने सारे मंदिर, इतनी सारी हरियाली, सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिलती है। आपका अगर चित्तौड़गढ़ जाना हो तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जरूर घूम के आना आप। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा को इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे जो या आधुनिक निर्माण कार्य जो करवाए थे वो राणा कुंभा ने करवाए थे, इसलिए आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। किलों का जो सिरमौर है, दुर्गाधिराज है, उसे चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। सारे किलों का जो सिरमौर है ये राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार तथा मालवा के प्रवेश द्वार पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी और मालवा का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। नौकोटा महल, नवलखा महल बनवीर द्वारा निर्मित और हरामियों का बेड़ा और घी तेल की बावड़ी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। इस दुर्ग में वीर कल्लाजी राठौड़ व बाघ सिंह की छतरी स्थित है। और इस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ दोनों ही स्थित है। विजय स्तंभ कितना? 9 मंजिला है। कितना भाई? 9 मंजिला है। जबकि जैन कीर्ति स्तंभ कितना? 7 मंजिला, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती का महल है। सबसे बड़ा आकर्षण जो है राणा पद्मावती का महल है। श्रृंगार चवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित शांतिनाथ का जैन मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस दुर्ग में गोरा बादल और नवलखा बुर्ज और भीमलत कुंड स्थित है। ये भीमलत कुंड का सवाल पूछा हुआ एग्जाम आया हुआ कि एग्जाम आरएसएस बोर्ड ने पूछा कि भीमलत कुंड कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। गोरा बादल का महल, नवलखा बुर्ज और भीमलन कुंड जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग के 7 अभेद प्रवेश द्वार है। अभी कितने प्रवेश द्वार है? तो 7 अभेद प्रवेश द्वार है। इसके अलावा अन्य मंदिरों की बात करें तो कुंभ श्याम जी का मंदिर हो गया, मीराबाई का मंदिर हो गया, समिदेश्वर मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया, तुलजा भवानी का मंदिर हो गया, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर हो गया, सतबिस देवरी मंदिर, इस पे सवाल बना हुआ है। सतबिस देवरी कौन सा मंदिर है? तो जैन मंदिर है। इसके अलावा चित्रांग मोरी तालाब हो गया। इसके अलावा भी आदि दर्शनीय स्थल या चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 साके हुए थे, ये आपको याद रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए थे? 3 साके हुए थे, ये भी आपको याद रखना। 1303, 1534, 1567, 68 के अंदर, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 3 शाखे होते। सबसे पहला जो शाखा हुआ था 1303 में हुआ था। भाई पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी व राणा रतन सिंह के मध्य युद्ध लड़ा गया और इस शाखे में रानी पद्मावती ने जौहर किया था और गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम जीतकर खिजराबाद रख दिया था, ठीक है। और राजस्थान का ये दूसरा शाखा था। और आप सभी को पता तो राजस्थान का जो पहला शाखा हुआ था वो क्या हुआ था? ऑल ओवर राजस्थान का पहला शाखा जो हुआ था वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? ये 1301 में हुआ था, ठीक है। 1301 के अंदर हुआ था, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की अगर बात करते हैं अपन तो सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ। राजमाता हाड़ी रानी कर्मावती ने जौहर किया था, ठीक है। और केसरिया किसने किया? तो बाघ सिंह रावत ने केसरिया किया था, ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना। बाघ सिंह रावत ने केसरिया किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो तीसरा साका हुआ था, इस साके के दौरान 1567-68 में अकबर और राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के बीच हुआ था और अकबर की इसमें जीत हुई थी। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका लड़ने से पहले महाराणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ छोड़कर गोगुंदा चले गए थे। ठीक है, जयमल और फत्ता, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, जयमल और फत्ता उदय सिंह के सेनापति थे जो इस युद्ध में शहीद हो गए। फूल कंवर, फूल कंवर जो कि फत्ता सिसोदिया की रानी थी, इसने नेतृत्व में, जो इसके नेतृत्व में सारी रानियों ने जौहर किया था। ये भी आपको याद रखना कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके के अंदर जो जौहर किया था वो किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है? तो बस आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप, ठीक है, और दूसरा शेयर भी करना अपने मित्रों से और कमेंट भी करना। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।